हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। अभी तक इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन हो चुका है। आज हम इसका पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन के में भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है myupsc.com myupsc.in, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में है, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, इसमें से आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी जो है मध्य प्रदेश का, उसमें से आपको सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज, ये दो ही चीजें पढ़नी है। पॉलिटिकल सिस्टम में है जो गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब चीजें आ जाती हैं। और उसके अलावा पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज एक्ट, ये दो ही चीजें हैं, और ज्यादा आपको सिलेबस में नहीं दे रखा है तो नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में कवर हो जाती है अगर कोई चीजें लेटेस्ट करंट से रिलेटेड है तो। लेट्स बिगिन। फॉर्मेशन मध्य प्रदेश, कब इसका फॉर्मेशन कब हुआ, फिर इसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, ये इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। अभी जो मध्य प्रदेश देखते हैं हम, अभी की जो प्रेजेंट का है, ये इसका एग्जिस्टेंस हुआ है 2000 में। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग बना दिया गया, जो इसका साउथ ईस्ट पार्ट है उसको मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया छत्तीसगढ़। उसके बाद में से अभी जो मध्य प्रदेश है वो बचा है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे मध्य प्रदेश क्रिएट किया गया था 1861 में, 2 नवंबर 1861 को। और जब उस टाइम इसको क्रिएट किया गया था, जब इसको एज ए सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एक मध्य का भाग, मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम, क्योंकि ये सेंटर में है इंडिया के, तो इसको सेंट्रल प्रोविंस, एज ए सेंट्रल प्रोविंस क्रिएट किया गया था। और 1861 में जब 2 नवंबर 1861 को एज ए सेंट्रल प्रोविंस इसको क्रिएट किया गया, उस टाइम पे जुडिशियल कमिश्नर जो होते थे वो संभालते थे इनको। जुडिशियल कमिश्नर देखते थे जो सेंट्रल प्रोविंस होते थे। और सेंट्रल प्रोविंस कौन होते थे, जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है, उनमें जैसे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वैसे उस टाइम पे जुडिशियल कमिश्नर हुआ करते थे। जुडिशियल कमिश्नर्स टेरिटरी हुआ करती थी, और वो ही देखते थे इस तरीके के जो नए क्रिएट किए जाते थे प्रोविंस उनको। बाद में 1921 में, 1921 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जुडिशियल कमिश्नर की टेरिटरी से गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया। अब यहां गवर्नर रहेगा, गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया। उसके बाद में 1933 में जो निजाम ऑफ हैदराबाद था, निजाम स्टेट था, निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसमें एक बेरार आता था जो अभी महाराष्ट्र में है, बेरार, उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया गया 1933 में। तो बेरार कब बना सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट, 1933 में। अब इसकी 2-3 चीजें हैं जो देख लेते हैं। उस टाइम पे कई पार्ट्स में डिवाइड करके रख रखा था, कई पार्ट्स में डिवाइड करके रख रखा था आजाद होने से पहले। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा वो देख लेंगे। सो इंडिपेंडेंस होने के बाद पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए। किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। तो जो पार्ट ए है ये कब बना,
ये देश आजाद हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं कि आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से पार्ट ए था वो बनाया गया 1947 में। और इसमें क्या था, सेंट्रल प्रोविंस प्लस एंड बेरार, ये बनाया गया। अभी जो प्रेजेंट में ये बेरार में जो उस टाइम आते थे बेरार रीजन में, अभी प्रेजेंट में इसका हिस्सा छत्तीसगढ़ और जो विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र का और जो महाकौशल एरिया है मध्य प्रदेश का वो था ये। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, जो पार्ट ए बना इसके चीफ मिनिस्टर बने थे पंडित रविशंकर शुक्ला, ये चीफ मिनिस्टर बने थे इस पार्ट के पहले। और गवर्नर थे राघवेंद्र राव। गवर्नर कौन थे, राघवेंद्र राव। देखिए ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको डीप में करवाई जा रही है। इसके बाद में पार्ट बी बना। पार्ट बी में क्या इंक्लूड किया गया, जो मध्य भारत है मिड इंडिया वो इसको बनाया पार्ट बी में। इसमें टोटल 25 प्रिंसली स्टेट्स, जिनमें ग्वालियर जहां सिंधिया डायनेस्टी थी, प्लस जो होलकर थे इंदौर डायनेस्टी, ये भी इसमें इंक्लूड की गई। तो पार्ट बी में क्या रह गया, ये मिड भारत और सिंधिया प्लस होलकर डायनेस्टी, टोटल 25 प्रिंसली स्टेट थे इसमें। अब जो पार्ट बी बना इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये सब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इसके चीफ मिनिस्टर थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी इसके चीफ मिनिस्टर बने थे। और इसकी कैपिटल क्या थी, ग्वालियर को इसका कैपिटल बनाया गया 6 मंथ के लिए। और 6 मंथ के लिए इसका कैपिटल बनाया गया इंदौर को। जैसे थोड़े टाइम पहले अभी जम्मू कश्मीर में नहीं होता था 6 मंथ ये कैपिटल रहेगी, 6 मंथ हो रहेगा, इस तरीके से यहां पे भी पहले ऐसे ही था। ग्वालियर 6 महीने पार्ट बी जब था। इसके बाद में बनाया पार्ट सी। पार्ट सी में कब बनाया, 1948 में पार्ट सी बनाया मध्य प्रदेश को एज ए पार्ट सी। और इसमें विंध्य प्रदेश इंक्लूड हो, इसमें विंध्य प्रदेश को और इंक्लूड कर दिया गया। अब विंध्य प्रदेश कौन सा था, विंध्य प्रदेश जो इंक्लूड किया गया उसमें बुंदेलखंड और बागेलखंड रीजन प्लस भोपाल। बुंदेलखंड, बागेलखंड और भोपाल ये तीनों और ऐड कर दिए, पार्ट सी बनाया 1948 में। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे जब पार्ट सी बना, जब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। और कैपिटल पार्ट सी राज्य बना, उसकी राजधानी क्या थी, कैपिटल बनाया गया ये रीवा को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एरिया था मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया था उसको 3 भागों में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका पहला एरिया जो डिवाइड किया गया पार्ट ए जो 1947 में बना, उसमें सेंट्रल प्रोविंस और बेरार रीजन आया। जो बेरार कौन सा रीजन था, बेरार जो अभी छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का इसमें मध्य प्रदेश का महाकौशल रीजन प्रेजेंट छत्तीसगढ़ प्लस जो विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र का वो। और इसके चीफ मिनिस्टर थे रविशंकर शुक्ल, गवर्नर थे राघवेंद्र राव। पार्ट बी जब और बनाया इसमें इंक्लूड किया तो उसमें मिड इंडिया जो मध्य भारत है वो, इसमें 25 प्रिंसली स्टेट ऐड किए गए पार्ट बी में। 25 प्रिंसली स्टेट में ग्वालियर जो सिंधिया डायनेस्टी और इंदौर जहां होलकर डायनेस्टी का रूल था वो भी इसमें ऐड कर दिए गए पार्ट बी में। और चीफ मिनिस्टर बना दिया गया श्री लीलाधर जोशी को। और इसकी कैपिटल बना दी गई पार्ट बी की 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर। इसके बाद में जो पार्ट सी बनाया इसमें 1948 में इसको इंक्लूड किया गया। और जो विंध्य प्रदेश है जो अभी प्रेजेंट में बागेलखंड रीजन और बुंदेलखंड रीजन प्लस भोपाल, ये रीजन पहले विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे इसको। इसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए पंडित शंभुनाथ शुक्ला को और कैपिटल राजधानी बनाए रीवा। तो उम्मीद है ये आपको अभी ध्यान में रहेगा। अब हम देखते हैं
इसका जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या स्टेटस था। देखिए, आजाद होने से पहले इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हम इंडिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। वही 4 कैटेगरी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश है उसको किस कैटेगरी में रख रखा था। जो मध्य प्रदेश का एरिया था वो किस कैटेगरी में था, तो कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश का एरिया आजाद होने से पहले इसमें आता था। एक और जो यहां से पूछ लिया जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो ज्यादातर किस में थे, तो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट वो इसका पार्ट थे, पार्ट बी का। पार्ट सी में कौन से आते थे, इसमें 10 राज्य आते थे जहां जो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर वगैरह बिठाए जाते थे। जो कुछ प्रिंसली स्टेट बी में शामिल नहीं थे वो इसमें आते थे, जैसे भोपाल है, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, ये सब इसमें आते थे। मणिपुर है, ये सब इसमें आते थे। इसके अलावा डी में कौन आते थे, जो यूनियन टेरिटरी हैं वो सब इसमें आते थे पार्ट डी में। ये देश के आजाद होने से पहले का पढ़ रहे हैं। अब हम वापस से मध्य प्रदेश पे आते हैं, तो इसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए देश आजाद होने के बाद 1947 में नया स्टेट बनाया मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश। ये बनाए गए, किसमें से, एक हुआ करती थी ओल्ड सेंट्रल इंडिया एजेंसी। जो ओल्ड सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, इसमें से 2 राज्य नए बनाए गए, एक तो मध्य प्रदेश और एक विंध्य प्रदेश। ये 2 राज्य बनाए गए। इसमें से 1949 को, जून 1949 में भोपाल को डिक्लेयर किया गया यूनियन गवर्नमेंट ने पार्ट सी। और इसके बाद यहां से अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 1949 में भोपाल को डिक्लेयर किया एज ए पार्ट सी स्टेट, मतलब भोपाल अलग ही राज्य बना दिया, तो ये कई बार आपसे डेट पूछ ली जाती है और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट का हिस्सा था। ये आपको ध्यान में रखना है यहां से। बाकी जो चीजें हैं ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बागेलखंड, बुंदेलखंड, पार्ट ए बी सी। अब इसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये नए नए देश आजाद हुआ था और ज्यादा वो अंग्रेज किस तरीके से काम कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो इन्होंने एक कमीशन बिठाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। दिसंबर 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया और उसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। फजल अली कमीशन के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें फजल अली के अलावा कई बार पूछ लिया जाता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी वगैरह में पूछा जाता है कई बार कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसके मेंबर इनमें से कौन कौन थे, तो फजल अली का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा एच.एन. कुंजरू और इसमें के.एम. पणिकर, 2 इसके मेंबर और थे फजल अली कमीशन के। और ये किस बेस पे स्टेट क्रिएट करना था, लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे इसको बनाना था और ये नया अपॉइंट किया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश क्रिएट किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन पे। और ये कब किया, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए ही 1 नवंबर को मध्य प्रदेश डे मनाया जाता है। इसको सेम मध्य प्रदेश
सेलिब्रेट करता है एज ए मध्य पर्व, मध्य पर्व के नाम से सेलिब्रेट करता है इसको 1 नवंबर को, यही वजह है। इसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश का, जब ये बना उस टाइम पे इसमें 43 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन थे, 43 जिले थे और 9 डिवीजन थे जब मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। और ये जो मध्य प्रदेश नया नाम है, ये पंडित नेहरू ने नया नाम दिया था और भोपाल को इसकी नई राजधानी बना दिया था। पहले भोपाल अलग राज्य था, बाद में भोपाल को इसमें मर्ज किया और भोपाल को इसकी नई राजधानी बना दिया। ये बात कर रहे हैं हम 1 नवंबर 1956 की। इसके बाद में आते हैं हम जनवरी 1972। जनवरी 1972 में 2 नए और जिले बना दिए गए और वो जिले क्रिएट किए गए। भोपाल क्रिएट किया गया किसमें से, शेहोर में से, और एक और दुर्ग में से नया जिला बनाया गया, राजनांदगांव। ये 2 नए जिले बना दिए गए, भोपाल और ये दुर्ग में से नया जिला बनाया और शेहोर में से भोपाल बना दिया गया। इसके बाद में 1980 में 1980 में 2 और नए डिवीजन बनाए गए, चंबल और बस्तर 2 नए डिवीजन बना दिए गए। इसके बाद में 1998 में मई 1998 में 10 नए जिले बना दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मई 1998 में किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे 10 नए जिले बनाने का किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहा था। ये डिसीजन जो 10 नए जिले बनाने का था वो वी.आर. दुबे कमेटी थी। वी.आर. दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये 10 नए जिले बनाए, जो बाद में रीजनल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया इनकी वजह से। फिर एक और कमेटी बनाई गई, सिंहदेव कमेटी, और उसने 6 और नए, इसके जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके बाद में एक सिंहदेव कमेटी बनाई गई। सिंहदेव कमेटी बनाई, उसने 6 और नए जिले बनाने का रिकमेंड किया। अब मध्य प्रदेश में टोटल जिले हो गए 61। इस टाइम पे जब ये कमेटी बनाई तो इसने 6 और बना दिए, तो 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और 26वां राज्य जब बनाया गया छत्तीसगढ़ को जब 26th स्टेट बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के इसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में मर्ज कर दिए गए। जो टोटल 61 जिले थे उनमें से 16 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में मर्ज कर दिए गए और बच गए मध्य प्रदेश में 45 जिले, 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन। ये बचे मध्य प्रदेश में कब, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को 45 जिले और 9 डिवीजन रह गए। ये देखिए याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इतना जोर देके बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये वही टॉपिक चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, रीऑर्गेनाइजेशन वाला ही। देन 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 में 3 नए और जिले बना दिए गए। कौन कौन से, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ये 3 नए जिले बना दिए गए। इसके बाद में मई 2008 में 2 और नए जिले बना दिए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली। और होशंगाबाद डिवीजन का नाम चेंज करके नर्मदापुरम डिवीजन कर दिया गया। कब, 2006 में, ये 28 अगस्त 2008 को होशंगाबाद का जो चेंज किया, ये कब से फोर्स में आया, 28 अगस्त 2008 से। देन 15 अगस्त 2013 को, 15 अगस्त 2013 में एक और नया जिला बना दिया गया, देन 1 अक्टूबर 2018 में एक और नया जिला बना दिया गया। और टोटल यहां जिले हो गए 52 और
10 डिवीजन। अब 2023 की बात करें तो ये करंट अफेयर्स में अपडेट करवाते रहेंगे। अभी प्रेजेंट में 54 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और अब 1-2 और बनने का चल रहा है प्रोसेस में। तो ये जब टोटल सेटल हो जाएगा, ये इलेक्शन हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे इलेक्शन, जब आपको अच्छे से फिर करवा दिया जाएगा। नहीं, अभी एक लेक्चर में आपको 53 बताया था, क्योंकि एक ही नया जिला बनाया था, उसके बाद और बना दिए, तो 54 हो गए जो ऑफिशियल है। हालांकि 1-2 और अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ये सेटल हो जाएगा, जब इसको करवा देंगे। और ये देखिए, राजस्थान में ये 19 नए जिले बनाए, उसके बाद 3 नए और जिले बना दिए, फिर 2 और बना दिए, फिर उनमें से कुछ तहसील निकाल दी। तो जो उसके बाद में राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, उनमें ये नए जिले बनाए, उनका क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके नहीं आएगा, लेकिन जस्ट बाद में एग्जाम होता है, उसमें नहीं आता है। आपका एग्जाम थोड़ा लेट होगा, तो जब तक पूछा जा सकता है उस टाइम तक अच्छे से करवा देंगे आपको। आप इसके बारे में ज्यादा टाइम खराब ना करें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का। ये वही पढ़ाया जा रहा है जो सिर्फ आपके सिलेबस में है, उसके अलावा कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसमें क्या आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये 2 चीजें आ जाती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मध्य प्रदेश है, ये तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। जहां विधान परिषद होती है उसको बाइकैमरल कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जबकि मध्य प्रदेश में क्या है? सिर्फ विधानसभा ही है, इसलिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और ये एक लेजिस्लेचर बॉडी होनी चाहिए, मतलब विधानसभा, अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक राज्य में विधानसभा होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 168 प्रोवाइड करवाता है फॉर द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी और लेजिस्लेचर इन ईच एंड एवरी स्टेट। हर राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 170 क्या कहता है? कि एक गवर्नर होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में किसमें है कि एक गवर्नर होना चाहिए, और स्टेट में एक या एक से ज्यादा भी लेजिस्लेचर हो सकते हैं, ये भी लिख रखा है आर्टिकल 170 में। तो अब हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। विधायिका और इसके क्या फंक्शन है ये हम देखते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या करता है, इनका काम क्या रहता है? टू मेक लॉ फॉर पब्लिक। तो इनका काम रहता है लॉ बनाने का, और ये पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इनके फंक्शन क्या रहते हैं? फंक्शन जैसे कोई बिल बना दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर उसको गवर्नर अप्रूव करते हैं, या फिर स्टेट में तो गवर्नर ही अप्रूव करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। असेंबली के पास, जो विधानसभा होती है, उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी बिल को फ्रेम कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और आप क्या है स्टेटमेंट बड़ा दे के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको करते नहीं, जबकि इजी होते हैं। डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है गलत है, और लिख दिया जाएगा असेंबली एज द पावर टू फ्रेम बिल्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। इस तरीके के देके पूछ ले जाएंगे। तो ये किस में लिखा हुआ है कि विधानसभा के पास, विधायिका के पास पावर है किसी भी बिल को फ्रेम करने के लिए स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट राज्य का, यूनियन लिस्ट केंद्र का, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों के ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड है उसमें। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट है?
ये इसकी पूरी लिस्ट कहाँ दे रखी है, जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बता रखा है कि कौन से स्टेट सब्जेक्ट है और कौन से यूनियन सब्जेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7th शेड्यूल में बता रखा है ये। एक और पूछ लिया जाता है बजट एनुअल और फाइनेंशियल बिल, ये भी इन्हीं का काम रहता है, लेजिस्लेचर का ही। आप देखते होंगे हर साल बजट वगैरह जो निकलता है वो इन्हीं का फंक्शन रहता है, लेजिस्लेचर का। सुप्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ही होती है और ये किसी भी इंस्टीट्यूट से राज्य में बाउंड नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपको। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी क्या हिस्ट्री है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको रेगुलर है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट मिलते रहेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है पीडीएफ में, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहते हैं। आपके पास टाइम है तो आपको नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट मिलते हैं, तो सफिशियंट रहता है और आपका रिवीजन भी अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी आप। देखिए, इसकी हिस्ट्री की बात करें, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की जो विधानसभा है इसकी बात करते हैं, तो ये कब बनी है? 8 नवंबर 1913 को, 8 नवंबर 1913 को ये जो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बनाया गया था, ये सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से क्रिएट किया गया था 8 नवंबर 1913 को। पहली बार इसके इलेक्शन कब हुए थे? जो ये सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसके पहली बार 1937 में इलेक्शन हुए थे। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे तो ध्यान रह जाएगा। उस टाइम पे जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की, जब 1937 में चुनाव हुए, 334 टोटल स्ट्रेंथ थी जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को उस टाइम सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, जिसमें 184 मेंबर तो सेंट्रल प्रोविंस के थे, 184 तो सेंट्रल प्रोविंस और बेरा रीजन के थे। इसके अलावा 79 मेंबर सेंट्रल इंडिया के थे, 48 मेंबर है जो विंध्य प्रदेश के थे और 23 मेंबर भोपाल स्टेट के थे। इसके बाद में, अब ये तो पुरानी बात हो गई 1913 की, जब मध्य प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया है 1 नवंबर 1956 को, तो ये हमने पढ़ लिया, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इनको मिलाकर ये सब बनाया, मध्य प्रदेश बनाया 1 नवंबर 1956 को। तो ये जो इसके पहली बार कब इलेक्शन हुए, नई जो असेंबली थी इसके पहली बार इलेक्शन हुए थे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957 को मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पहली बार इलेक्शन हुए थे। और इस बार देखिए, बीच में और कई चीजें रही है, 1913 से 1957 तक बहुत सारी चीजें चली है, तो ये सीटें कम ज्यादा रही है। और जब ये मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बना, क्योंकि जो ये बेरार रीजन एरिया है ये महाराष्ट्र में चले गए, तो ऑब्वियसली सीटें कम हो गई, 288 बची थी। लेकिन जब ये चुनाव हुआ 1957 में, उस टाइम 321 कर दी गई थी सीटें, बढ़ा के 288 से। और इसमें पहली बार एक एंग्लो इंडियन, ये भी ऐड कर दिया गया, एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करेगा गवर्नर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट इलेक्शन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मध्य प्रदेश के एग्जिस्टेंस के बाद 1 अप्रैल 1957 को हुए। और इनिशियली इसमें 288 थी जो इंक्रीज करके 321 कर दी, और उसमें भी 321 में ही एक इंक्लूड रहा एंग्लो इंडियन जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। इसके बाद में 1 नवंबर 2000 को है जो नया राज्य बन गया छत्तीसगढ़, 26वां राज्य बना, और 16 जिले हैं मध्य प्रदेश के, उसमें चले गए। तो 1 नवंबर 2000 को, या फिर अभी की प्रेजेंट की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 231 सीटों पे चुनाव होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स
कम हो गए, और क्योंकि पहले बिहार चला गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, तो अब 231 पे चुनाव होता है। ये थी इसकी हिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। इसको जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको कहा जाता है विधान भवन। विधान भवन, विधान भवन इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अरेना हिल, और कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश जो विधानसभा है उसका विधान भवन के नाम से जानते हैं। विधान भवन है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, अरेना हिल, भोपाल में। इसकी बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो किसने किया था? चार्ल्स मार्क। चार्ल्स मार्क ने। मिंटो हॉल के नाम से भी जानते थे इसको, मिंटो हॉल। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो वॉल है न्यू बिल्डिंग की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो पोर्ट्रेट है ट्राइबल पेंटिंग से, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। वो किसने पोर्ट्रेट किया है? तो वो जनगढ़ श्याम है, अब तो नहीं रहे ये, लेकिन ये इन्होंने पोर्ट्रेट किया है। जो वो ट्राइबल पेंटिंग है विधानसभा के वहां, उसकी जो दीवारें हैं उन पे। वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? वर्किंग और कंपोजिशन पे आते हैं तो वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है? तो ऑब्वियसली इसकी जो वर्किंग लैंग्वेज है हिंदी है। किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज है। विधानसभा है ये लोअर हाउस होता है, और इसका जो टाइम होता है 5 साल का होता है। जो मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या आता है? ये किससे बना होता है? जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्लस अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो राष्ट्रपति, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, इनसे मिलकर पार्लियामेंट बनता है। इसको बोला जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं होता है, उसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड होते हैं। वैसे ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसके कंपोजिशन होता है? एक तो लोअर हाउस विधानसभा प्लस गवर्नर। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। 5 साल का इनका टेन्योर होता है। देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का कई बार पूछ लिया जाता है। तो अभी की जो बात करते हैं तो ये जो सिस्टम है 2008 का चल रहा है कि 35 सीट ये रिजर्व है एससी के लिए, और 47 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। ये अभी का चल रहा है। 35 सीटें एससी के लिए, 47 एसटी के लिए, टोटल जो 231 है उसमें से। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज और है, इसकी असेंबली की सीटिंग से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि जनरली देखिए 3 सीटिंग होती है असेंबली की, विधानसभा की 3 सीटिंग होती है। बजट सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट, मानसून और विंटर सेशन 3 सेशन होते हैं। लेकिन इनके बीच में इंटरवल है 2 लगातार जो सेशन है, 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस, कॉन्जिक्यूटिव सेशंस, कैन नेवर बी अलाउड मोर देन
6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा का इनमें गैप नहीं रहना चाहिए। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं असेंबली के? ये स्पीकर होते हैं, जो विधानसभा स्पीकर होते हैं वो होते हैं इसके अध्यक्ष। कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर कौन थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये कुंजीलाल दुबे हैं, ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जाता है कि पहली महिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थी? ये पहली महिला का पूछ लिया जाता है तो वो जमुना देवी थी। ये पहली लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। मध्य प्रदेश की बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में 29 सीट है मध्य प्रदेश से, और 29 में जो 4 सीट हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए? एससी के लिए। 4 सीटें एससी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और वो 4 सीटें कौन सी है? उज्जैन, देवास शाजापुर, उज्जैन, देन भिंड हो गया, और टीकमगढ़। ये 4 सीटें लोकसभा की रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, टोटल 29 में से। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में क्या है? तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और उनमें से 11 में से 6 सीटें हैं ये रिजर्व हैं एसटी कैटेगरी के लिए। 6 कौन सी है? शहडोल है, मंडला है, धार, खरगोन, बैतूल, रतलाम, झाबुआ। ये 6 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहां से देखिए स्पीकर का तो हमने पढ़ लिया। पहले स्पीकर कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे, 1957 से, जुलाई 1957 से, और ये रहे हैं मार्च 1962 तक। इनका टेस्ट में करवाते रहते हैं आपको रेगुलर कि अभी प्रेजेंट में कौन है, इससे पहले कौन थे, किसका टेन्योर ज्यादा रहा, या कोई स्पेशल चीजें होती है तो आपको टेस्ट में करवा देते हैं। अब आते हैं हम इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट पे, जो रेस्पॉन्सिबल है और एक सोल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का जो सोल अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है राज्य का उसके लिए, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ही एग्जीक्यूट करता है लॉ को। जो कानून बना दिया उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? वो एग्जीक्यूट होता है। अब इनमें देखिए जो पावर है वो गवर्नमेंट का, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर इस तरीके से है। एक तो गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, और तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो हो गए। ये 3 हो गए। अब एक एक करके और हम इसको देख लेते हैं तीनों को ही। सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर से रिलेटेड है आर्टिकल 153। गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, ये आर्टिकल 153 है कि एक गवर्नर होना चाहिए राज्य में। हालांकि ये मैं टेस्ट में डिटेल में करवा चुका हूं आपको आर्टिकल 153 से इससे आगे के 3-4 आर्टिकल तक। फिर भी एक बार और देख लीजिए। आर्टिकल जो 154 है वो क्या है? उसमें कहा गया है कि जो गवर्नर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा स्टेट गवर्नमेंट का।
और गवर्नर काम करेगा एज ए नॉमिनल हेड, जबकि रियल पावर किसके पास है? रियल पावर है चीफ मिनिस्टर के पास, लेकिन एज ए नॉमिनल हेड, नाम का ही हेड कहें तो वो गवर्नर है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है, बाकी पावर चीफ मिनिस्टर के पास रहेगी। और चीफ मिनिस्टर की जो काउंसिल होगी, चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल होगा उसके पास होगी। अब गवर्नर की बात कर रहे हैं तो राजभवन, राजभवन है, ये ऑफिस भी है और रेजिडेंस भी है। किसका? भोपाल में है ये राजभवन, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं उनका रेजिडेंस और ऑफिस दोनों ही यही है। गवर्नर की बात कर रहे हैं तो इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और वो ही हटा सकते हैं। पहले गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? पहले गवर्नर थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ये ध्यान रखना आपको, पढ़िएगा जरूर, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया ये पहले गवर्नर थे। कब बने थे? 1956 में, 1956 में बने थे, ये पहले गवर्नर थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए करवाए जा रहे हैं आपको। ऐसे कौन से राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जो अपनी पोजीशन पे रहते हुए जिनकी डेथ हुई, मतलब वो राज्यपाल के पद पे थे और उस टाइम उनकी मृत्यु हुई? वो थे 11वें राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, राम प्रकाश, श्री राम प्रकाश। इनकी जब ये ऑफिस पोजीशन में थे उस टाइम पे ही इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं गवर्नर की पावर क्या होती है। देखिए, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। जितने भी ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं मुख्यमंत्री लेता है, लेकिन लेते इनके नाम से ही है कई डिसीजन। जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो ये करते हैं। एडवोकेट जनरल है वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, या फिर जो स्टेट पीएससी के चेयरमैन हैं वो भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। कोई भी समन जारी करना हो, समन जारी करना हो तो गवर्नर समन जारी कर सकते हैं। अगर विधानसभा फंक्शन में नहीं है तो गवर्नर समन जारी कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये गवर्नर के पास पावर है। एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि गवर्नर लॉ बना सकते हैं। अगर विधानसभा रिसेशन में है तो गवर्नर भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी, तो उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर वो पास करवाना भी पड़ेगा। तो ये जो रिसेशन के टाइम पे लॉ बना सकते हैं गवर्नर, ये आर्टिकल 213 में मेंशन है कि गवर्नर मेक्स लॉ थ्रू द ऑर्डिनेंस। गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस पावर है वो किसमें है? आर्टिकल 213 में। जो इमरजेंसी वगैरह लग जाती है, जैसे आर्टिकल 356 हो गया या फिर आर्टिकल 365 है, इनके तहत जो इमरजेंसी लगती है उसमें गवर्नर के पास पावर आ जाती है। सो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है और वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे गवर्नर, गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये लिस्ट पढ़ लीजिएगा कहीं से, या फिर आपको भेज देते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो ऑलरेडी नोट्स वगैरह भेजे जा चुके हैं, लिस्ट भी सब भेजी जा चुकी है। करंट में कुछ बदलता है तो वो
टेस्ट में करवा देते हैं या फिर करंट अफेयर्स के रेगुलर नोट्स भेजते हैं, उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमने 3 देखा था एग्जीक्यूटिव में, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दूसरा देखते हैं द चीफ मिनिस्टर। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163। चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश का है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, और हेड ऑफ द जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है, उसका हेड कौन होगा? मंत्रिमंडल का जो हेड होगा वो मुख्यमंत्री होता है राज्य में, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में, वैसे चीफ मिनिस्टर का टेन्योर 5 ईयर का होता है। और ये एक कहा जाता है प्रिंसिपल लिंक होता है, गवर्नर और जो मंत्री हैं उनके बीच में लिंक क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और ये कब बने थे? जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी मध्य प्रदेश की? तो जो उमा भारती हैं, साध्वी उमा भारती, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सबसे कम टाइम तक मध्य प्रदेश में कौन रहा है मुख्यमंत्री? तो अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ये सबसे कम टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे लंबे टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक कौन रहे हैं? तो शिवराज सिंह चौहान, ये सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। देखिए कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। 2 या 2 से ज्यादा टेन्योर में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, भगवंत राव हैं, श्यामचरण है, सुंदरलाल पटवा है, मोतीलाल वोरा है, अर्जुन सिंह जिनकी बात करते 1 दिन के लिए रहे, ये एक बार और मुख्यमंत्री बने हैं, दिग्विजय सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है, ये 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और लगातार 2 बार, लगातार 2 या 2 से ज्यादा बार, एक तो 2 या 2 से ज्यादा बार, एक लगातार 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों लगातार 2 बार भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी पावर क्या होती है? चीफ मिनिस्टर का तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो चीफ स्पोक्स पर्सन भी होते हैं। ये किसी भी जो मिनिस्टर है उसका डिसीजन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है। किसी भी मिनिस्टर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है मुख्यमंत्री है जो, और ये एडवाइजर भी होता है, मेन एडवाइजर किसके? गवर्नर के। मुख्यमंत्री मेन एडवाइजर भी होते हैं गवर्नर के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति शासन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी करवाया जा चुका है। कब कब लगा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन? 1977 में लगा है राष्ट्रपति शासन, 1980 में लगा है राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा है जो एक बार और लगा है वो 1992 में लगा है राष्ट्रपति शासन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में। अब क्या रह जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रह जाता है। चीफ मिनिस्टर की पावर हमने पढ़ ली है, वो मंत्री को हटा सकता है, किसी को भी कहीं भी लगा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए राज्य में, ये भी आर्टिकल 163 में ही मेंशन है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी उसके हेड कौन थे? घुमाने फिराने के लिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड तो चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। पहली बार 1956 में बनी, तो पहली बार चीफ मिनिस्टर कौन थे? रविशंकर शुक्ला।
तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के भी आंसर देना होता है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, देखिए एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है और तीसरा डिप्टी मिनिस्टर होता है। ये इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। ये जो कैटेगरी है, 3 तरह की कैटेगरी है, या तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा या फिर डिप्टी मिनिस्टर होगा। एनुअल बजट को प्रिपेयर कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। वो जो एनुअल बजट है उसको ये ही प्रिपेयर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कुछ गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका देख लेते हैं। स्टेट सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट क्या है, मध्य प्रदेश में जो स्टेट सेक्रेटरीट है उसको बोला जाता है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन के नाम से इसको जानते हैं और ये वहीं है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स भोपाल में ही। इसमें कौन बैठता है स्टेट सेक्रेटरीट में, मंत्री बैठते हैं और सेक्रेटरी बैठते हैं। सेक्रेटरी लेवल के जो हैं वो बैठते हैं और मंत्री बैठते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी होता है, लार्जेस्ट जो हाईएस्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी यहीं बैठते हैं। और चीफ सेक्रेटरी पहले कौन थे मध्य प्रदेश के, HM कामत। ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव जिनको बोला जाता है। तो वो सब इसमें बैठते हैं स्टेट सेक्रेटरीट में। एक होता है डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड किया जाता है एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं इसमें। एक डायरेक्टर भी होता है, एक से ज्यादा डायरेक्टर भी होते हैं। मध्य प्रदेश में 2 बिल्डिंग है इसकी, जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टरेट की बिल्डिंग के। एक का नाम है सतपुड़ा और एक का नाम है विंध्याचल। ये डायरेक्टरेट के जो ऑफिस है, बिल्डिंग है, उनके नाम है, ये ऑफिस है डायरेक्टरेट। इसके अलावा देखिए एक डिविजनल कमिश्नर होता है। डिविजनल कमिश्नर एक IAS ऑफिसर को लगाया जाता है जो सेक्रेटरी रैंक का हो, कम से कम सीनियर IAS हो, उसको लगाया जाता है। ये पूछा जाता है कई बार। ये उनको गाइड करते हैं और एडवाइज भी करते हैं। इस तरीके का डिविजनल कमिश्नर का काम रहता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है इसमें। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी जिले का। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो। और कलेक्टर का काम क्या होता है, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का काम रहता है कलेक्टर का। और जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये DM बोला जाता है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, कई DM होते हैं, कई जगह सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं SDO, कई जगह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जब एज ए DM काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये लॉ मेंटेन करने का भी इनकी जिम्मेदारी रहती है लैंड रेवेन्यू के अलावा। तो 2-3 चीजें देखनी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लैंड रेवेन्यू, DM लैंड रेवेन्यू प्लस लॉ एंड ऑर्डर। और जब ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर इनका काम रहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का काम रहता है इनका। कहाँ पे, या तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उनमें। तो ये ध्यान रखना है, कलेक्टर के काफी सारे काम होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये कब बनाया गया है मध्य प्रदेश में, 1 फरवरी 1994। एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये इसका एग्जिस्टेंस कब से हुआ, इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 Feb 1994। और पहले जो इसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे मध्य प्रदेश के, पहले जो राज्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, NB लोहानी। NB लोहानी ये पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे। और जो इलेक्शन करवाने का काम होता है स्टेट में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही होता है।
और ये किस आर्टिकल में लिख रखा है, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 ZA, ये ध्यान रखना है आपको आर्टिकल्स। और अभी प्रेजेंट में कौन है मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मिस्टर BP सिंह, बसंत प्रताप सिंह, ये अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जो 2019 में अपॉइंट किए गए थे, तब से यही चल रहे हैं। स्टेट जो पहले सेक्रेटरी हैं ये सब करवाए जा चुके हैं आपको, आप और देख लीजिएगा एक बार, आपको आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है आपको। यहां से देखिए 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट और उनके हेडक्वार्टर। तो जो रेवेन्यू बोर्ड है, मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है, ये ग्वालियर में है। लोकायुक्त का ऑफिस कहाँ पे है, लोकायुक्त का ऑफिस भोपाल में है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो ये मेन ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में है। जो स्टेट प्रिंटिंग प्रेस है, स्टेट प्रिंटिंग प्रेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में है। लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और कमर्शियल डिपार्टमेंट जो वाणिज्य कर विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंदौर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये बिल्डिंग्स के नेम भी आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के नेम। जो मुख्यमंत्री है उनका जो रेजिडेंस है उसका क्या नाम है, ये श्यामला हिल्स। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनकी जो बिल्डिंग है उसका क्या नाम है, पर्यवास भवन। इसके अलावा जो सेक्रेटरीट है ये हम पढ़ चुके हैं, वल्लभ भवन। स्टेट डायरेक्टरेट ये पढ़ चुके हैं हम, सतपुड़ा एंड विंध्याचल। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसको निर्वाचन भवन है वो। और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसका नाम है ऊर्जा भवन। इनमें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा पॉलिटी में, पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।